जिहादी जॉन, एक ऐसा नाम जो पहली नजर में मासूम या व्यंग्यात्मक लग सकता था, या फिर किसी कार्टून जैसा, अगर इसके पीछे की खौफनाक और बर्बर हकीकत न होती। यह एक ऐसा नाम है जिसे हम में से कई लोग, जिन्होंने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौर में बचपन बिताया है, अच्छी तरह याद रखेंगे, या कम से कम इसके बारे में सुना जरूर होगा। इस नाम ने डर, गुस्सा और बेचैनी पैदा की, अक्सर सिर कलम करने और मासूमों की यातना के भयानक समाचारों के साथ, जिन्हें बेरहमी से कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया और इंटरनेट पर फैलाया गया, जिससे आतंक और डर का उनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल गया। जिहादी जॉन और ब्रिटिश इस्लामिक चरमपंथी आतंकवादियों के उस समूह, जिसे बीटल्स शुल्स के नाम से जाना जाता है, की हरकतों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और देश में जन्मे आतंकवाद के एक नए युग की शुरुआत कर दी। आज हम जिहादी जॉन की वैश्विक तलाश की गहराई में जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक पल रुककर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ISIS द्वारा बनाए और साझा किए गए ये वीडियो बेहद परेशान करने वाले और अमानवीय है। पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और आपकी मानसिक भलाई के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इन वीडियो को ऑनलाइन देखने की कोशिश न करें, और यदि आपको किसी ऐसी साइट की जानकारी है जहां ये क्लिप्स उपलब्ध हैं, तो कृपया उनकी रिपोर्ट करें। सुरक्षित रहे। यह है वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। अल जर्राह, कुवैत में 17 अगस्त 1988 को जन्मे मोहम्मद जसीम अब्दुल करीम ओलियान अल दाफिरी 6 साल की उम्र में 1994 में यूनाइटेड किंगडम चले गए, अपनी छोटी बहन अस्मा के साथ। मोहम्मद के माता पिता जसीम और गनिया एमवाजी राज्यविहीन व्यक्ति थे, जो कुवैत में गरीबी और उत्पीड़न से भाग रहे थे। एक ऐसा देश जो 1991 में इराकी आक्रमण और उसके बाद गठबंधन द्वारा किए गए खाड़ी युद्ध के झटकों से जूझ रहा था। वेस्ट लंदन पहुंचने के बाद परिवार को अगले कुछ वर्षों में कई बार काउंसिल हाउसिंग में स्थानांतरित किया गया और आखिरकार 1996 के आसपास लंदन के ब्रेंट बरो के क्वींस पार्क में बस गए। जसीम ने एक टैक्सी कंपनी खोली और परिवार में 4 और बच्चों का स्वागत हुआ। मोहम्मद ने एक स्थानीय चर्च ऑफ इंग्लैंड प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने ब्रिटिश समाज के सांस्कृतिक झटके को अच्छी तरह से संभालते हुए दिखाया। क्लासमेट्स को याद है कि उन्हें एस क्लब 7 का संगीत, फुटबॉल और धर्म पसंद था। वह दोपहर में फुटबॉल खेलते और स्कूल के बाद फुटबॉल क्लब में शामिल होते थे। फुटबॉल से उन्होंने नए शब्द और अभिव्यक्तियां सीखी। वह भी बाकी लड़कों की तरह स्ट्राइकर बनना चाहते थे। वह पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, वह क्लास के निचले हिस्से में थे, लेकिन वह खेल कूद में आगे थे। वह लोकप्रिय थे। मुआजी को अपने धर्म के बारे में बात करना पसंद था, खासकर स्कूल में, जहां वह क्लास में अकेले मुस्लिम थे। 9/11 से पहले ब्रिटिश समाज में मध्य पूर्व उसकी संस्कृति और धर्म पर ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। एक और प्राइमरी स्कूल के सहपाठी को याद है, उद्धरण है, मोहम्मद ने धार्मिक शिक्षा की कक्षा के दौरान इस्लाम के बारे में बात करने के लिए खड़े होकर बोर्ड पर अरबी लिखी थी, ताकि हमें दिखा सके कि वह कैसी दिखती है और उसे दूसरी दिशा में कैसे पढ़ा जाता है। उसने हमें एक धार्मिक ग्रंथ दिखाकर अपने धर्म के बारे में बताया। प्राइमरी स्कूल में उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। शुरू में वह सिर्फ अपना नाम और जगह बता पाता था। उद्धरण समाप्त। अपनी छोटी कद काठी के कारण उसे लिटिल मो उपनाम दिया गया था। वह नॉर्थ लंदन के क्वेंटिन किनिस्टन सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करने गया, जिसे उस समय एक उत्कृष्ट अकादमी माना जाता था। हालांकि यहीं पर मुआजी को बदमाशी, भेदभाव और अलगाव का सामना करना पड़ा। कुछ पूर्व सहपाठियों का दावा है कि क्वेंटिन किनिस्टन में पढ़ाई शुरू करने के सिर्फ 2 साल बाद, महज 13 साल की उम्र में, मोहम्मद एक गैंग में शामिल हो गया था, जो कि उस लड़के के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था, जिसे उद्धरण बेहद शर्मीला, घबराया हुआ लड़का बताया जाता था, जो किसी से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं करता था। उद्धरण समाप्त। और जल्द ही उसने अपने मुस्लिम माता पिता को नाराज कर दिया जब वह कूल बच्चों की तरह कपड़े पहनने लगा,
जैसे कि नीचे झुकी हुई जीन्स, बेसबॉल कैप और हुडी पहनना, और बाद में नशा करना, शराब पीना और दूसरे लड़कों के प्रति हिंसक व्यवहार करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ अन्य छात्र बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। एक किशोर की उदाहरण, इतना शर्मीला कि वह मुश्किल से किसी से बात करता। लड़कियों को वह अजीब लगती थी, इसलिए वे दूर रहती थीं। वह सिर झुकाए, कंधे सिकुड़ाए घूमता रहता था। उसमें आत्मविश्वास नहीं था और वह घबराहट में खुद को संभालता था। कूल दिखने के बजाय वह मजाक का पात्र बन गया, जिससे हर कोई मजाक उड़ाता था। उदाहरण समाप्त। शिक्षण स्टाफ दूसरी ओर भले ही आमतौर पर छात्र अनुभव से अनजान थे, लेकिन उन्होंने एम्मोबाजी की खूब तारीफ की। याद करते हुए कहा, उदाहरण, एक प्यारा प्यारा लड़का, एक मेहनती महत्वाकांक्षी युवा जो उस विश्वविद्यालय में गया जहां वह जाना चाहता था। मैं जितना जोर दूं कम है, वह हमारे लिए बड़ी चिंता नहीं थी। उदाहरण समाप्त। हालांकि वे यह स्वीकार करते हैं कि काइनास्टन में अपने समय के दौरान उसने एंगर मैनेजमेंट सेशंस में भाग लिया था। शायद यह बाद में सामने आने वाले भयावह घटनाओं का एक सूक्ष्म संकेत था। ऐसे मामलों में अक्सर यह पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के हिंसक, दमनकारी या अन्य क्रूर वातावरण में बड़ा हुआ था और यहीं पर उसकी नफरत की भावना विकसित हुई थी। फिर भी जो भी लोग एम्वाजी और उसके परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, वे मानते थे कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। समाचार से बात करने वाले परिवार के दोस्तों ने एक प्यारे परिवार की बात की, जो उद्धरण के अनुसार बिल्कुल अद्भुत थे। मोहम्मद के पिता बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और उनकी मां भी बहुत अच्छी है। उनका कहना था कि मोहम्मद बहुत देखभाल करने वाला था। अगर मोहम्मद को लगता था कि उसके करीबी लोगों को चोट पहुंची है, तो वह उनकी रक्षा करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाता था। उदाहरण समाप्त। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि दिखने में इतना दयालु और बेहद शर्मीला छोटा मोह इतना कट्टरपंथी हो गया कि उसने इतनी बर्बरता वाले काम कर डाले? इराक और सीरिया का इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट या उसके अरबी संक्षिप्त नाम दाइश के नाम से भी जाना जाता है, वह 2003 में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा इराक पर आक्रमण के बाद के अस्थिर हालात से उभरा, जिसने पहले से ही अशांत मध्य पूर्व को और भी अस्थिर कर दिया। सुन्नी इस्लाम की एक कट्टर सलाफी जिहादी व्याख्या में जड़ें जमाए हुए, इसने शरीयत कानून के शाब्दिक और शुद्धतावादी पालन, गैर विश्वासियों और धर्म त्यागियों के खिलाफ हिंसक जिहाद, एक वैश्विक इस्लामी खिलाफत की स्थापना और प्रलय संबंधी कथाओं पर जोर दिया, खासकर इस विश्वास पर कि इस्लाम और पश्चिम के बीच एक अंतिम युद्ध होने वाला है, जिसे इसने आसन्न, ईश्वर द्वारा निर्धारित और सभी अनुयायियों की जिम्मेदारी बताया। जब एम्वाजी की कट्टरता और हिंसा में रुचि बढ़ रही थी, लगभग 10 साल बाद, तब तक वे दुनिया के सबसे हिंसक और संगठित जिहादी समूहों में से एक बन चुके थे। अपने मूल को जमात अल तौहीद वल जिहाद से जोड़ते हुए, जिसकी स्थापना 1999 में जॉर्डन के उग्रवादी अबू मुसाद अल जरकावी ने की थी, ISIS ने शुरू में स्थानीय सरकार को गिराने पर ध्यान केंद्रित किया। फिर 2004 में ओसामा बिन लादेन के प्रति निष्ठा की शपथ ली और अल कायदा इन इराक या AQI बनने के लिए विलय कर लिया। इराक युद्ध के चरम पर AQI अपनी क्रूर रणनीतियों के लिए कुख्यात हो गया, जिसमें आत्मघाती बम धमाकों और सांप्रदायिक हत्याओं का इस्तेमाल शामिल था, जिनमें से बाद वाली का उद्देश्य सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच तनाव को भड़काना था। सहयोगी सेनाओं के अभियानों में वृद्धि और उनके अमीर अल जरकावी की मौत के बावजूद AQI ने 2006 में खुद को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के रूप में पुनर्गठित किया। संगठन ने 2000 के अंतिम वर्षों में निम्न स्तर की विद्रोही गतिविधियां जारी रखी। इराकी प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी के शासन में राजनीतिक अस्थिरता और व्यापक दमन का फायदा उठाया। इससे पहले कि 2010 में
अरब स्प्रिंग और उसके बाद सीरियाई गृह युद्ध फूट पड़ा, जिसने उन्हें विस्तार का मौका दिया। 2013 में अबू बकर अल बगदादी के नेतृत्व में, जो एक पूर्व अकादमिक थे और जिनके पास इस्लामी अध्ययन में पीएचडी थी, आईएसआई ने एक बार फिर विलय की घोषणा की, इस बार सीरियाई जिहादी समूह जबहत अल नुसरा के साथ, और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम बन गया, जिसे आईएसआईएस के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आंतरिक विवादों और विचारधाराओं के टकराव के कारण आईएसआईएस ने अल कायदा और अल नुसरा दोनों से पूरी तरह अलग होकर अपने ही इस्लामी खिलाफत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। रक्का ने आईएसआईएस को क्षेत्र, संसाधन और अंतरराष्ट्रीय भर्ती या जिहादियों को हासिल करने का मौका दिया, क्योंकि समूह की अत्यधिक क्रूरता के सार्वजनिक प्रदर्शन और वित्त पोषित आतंकवादी भर्ती वीडियो इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर फैलाए गए। जैसे ही उन्होंने देश के उत्तर में रक्का जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा किया, उन्होंने वहां अपना प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। वहीं दूसरी ओर इराक में भी उन्होंने फिर से उभार शुरू किया, खासकर सुन्नी बहुल इलाकों में, जहां शिया प्रधान इराकी सरकार के खिलाफ असंतोष तेजी से बढ़ रहा था। टेलीविजन पर सिर कलम करने, आसन्न हमलों की चेतावनियों और पश्चिम में खून की नदियां बहाने की धमकियों से पहले ही आईएसआईएस कई जघन्य आतंकवादी कृत्य कर चुका था। इराक में उन्होंने शिया तीर्थयात्रियों, बाजारों और सरकारी इमारतों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बम धमाकों की साजिश रची। साथ ही अगस्त 2009 बगदाद बम धमाकों जैसे हाई प्रोफाइल हमले किए, जिसमें 150 से अधिक नागरिक मारे गए और लगभग 560 अन्य घायल हो गए। सीरिया के युद्ध क्षेत्र में आईएसआईएस ने सामूहिक हत्याएं, सार्वजनिक सिर कलम करना और अल्पसंख्यक समुदायों, जिनमें ईसाई और अलावी शामिल हैं, का जबरन विस्थापन किया। यहीं से उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल हिंसा का प्रचार करने और विदेशों से सदस्यों की भर्ती के लिए करना शुरू किया, जिससे जिहादी प्रचार के एक नए युग का वैश्वीकरण शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से 2006 में सूचना प्रणाली और व्यवसाय प्रबंधन में डिग्री लेकर स्नातक होने के बाद एमवाजी पश्चिम लंदन में समान विचारधारा वाले कट्टरपंथियों की ओर आकर्षित हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थे इस्लामी चरमपंथी उपदेशक हानी मोहम्मद यूसुफ अल सिबाई, जो एक मिस्र के निर्वासित हैं और जिन्होंने पहले 9/11 आतंकवादी हमलों का समर्थन व्यक्त किया था। सिबाई पहले से ही ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए जाने पहचाने थे, क्योंकि वे उद्धरण अल कायदा को प्रशिक्षण देने और सामग्री सहायता प्रदान करने, ब्रिटिश जिहादियों को अफगानिस्तान जाने के लिए प्रोत्साहित करने, साथ ही आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रचने के लिए जाने जाते थे। उद्धरण समाप्त। अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के खिलाफ लड़ाई के दौरान मुजाहिदीन के पूर्व सदस्य स्वयंभू शेख 1994 में यूनाइटेड किंगडम पहुंचे, जहां उनकी जहरीली विचारधारा लंदन के भूमिगत कट्टरपंथियों के बीच एक दशक तक पनपती रही और उन्होंने कम से कम 20 से अधिक युवाओं को जिहाद के लिए भर्ती किया। अल सिबाई से प्रेरित अगस्त 2009 में एमवाजी 2 अन्य चरमपंथियों के साथ तंजानिया, पूर्वी अफ्रीका गया। माना जाता है कि वह अल कायदा से जुड़े अल शबाब समूह के साथ प्रशिक्षण लेने या उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से उस तिकड़ी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली और वे यूके लौट आए, जहां उनसे पूछताछ की गई और कुछ सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन की घरेलू खुफिया और सुरक्षा एजेंसी MI5 द्वारा उन्हें भर्ती करने की कोशिश भी की गई। इसके बाद MI5 ने एमवाजी और अन्य वेस्ट लंदन के संभावित जिहादियों की नियमित निगरानी शुरू की, लेकिन 1 महीने बाद वह अपने मूल कुवैत लौट गया, यह दिखाते हुए कि वह बसने जा रहा है। उसने एक IT कंपनी में नौकरी पाई, जिसने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वह हमारे पास अब तक का सबसे अच्छा कर्मचारी था। वह लोगों के साथ बहुत अच्छा था, शांत और सभ्य था। मई 2010 में वह यूके में छुट्टी पर गया और जुलाई में परिवार से मिला। जब उसने कुवैत लौटकर एक कुवैती महिला से शादी करने की कोशिश की, तो हीथ्रो एयरपोर्ट पर उसे हिरासत में ले लिया गया
और यात्रा से मना कर दिया गया क्योंकि उसका वीजा खत्म हो गया था। माना जाता है कि यह खुफिया सेवा की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। दिसंबर 2010 से अगस्त 2013 तक एमवाजी की गतिविधियां पता लगाना कठिन थीं। जानने वालों के अनुसार वह जानता था कि MI5 उसकी निगरानी कर रही है और गुप्त लोगों द्वारा उत्पीड़न का दावा करता था। एक घटना में उसे लगा कि उसने अपना लैपटॉप ऐसे ही एक ऑपरेटिव को बेच दिया। CAGE के साथ ईमेल के जरिए बात करते हुए, जो एक विवादास्पद रूप से सहानुभूतिपूर्ण मानवाधिकार संगठन है, मोहम्मद ने कहा, उद्धरण, जब भी मैं इंटरनेट के जरिए कुछ बेचता हूं तो मैं हमेशा विज्ञापन में केवल अपना उपनाम ही लिखता हूं। मैं उस व्यक्ति से मिलने गया ताकि वह लैपटॉप देख सके और अगर वह उसे पसंद आता तो वह उसे खरीद लेता। उस व्यक्ति ने, मेरी हैरानी की बात है, यह देखने की भी कोशिश नहीं की कि लैपटॉप काम करता है या नहीं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ खरीदते हैं जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हैं, तो आप आमतौर पर प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। खैर, कुछ ही सेकंड में मैंने उसे लैपटॉप दे दिया, यह सोचकर कि वह लैपटॉप को टेस्ट करेगा, और उसने मुझे तुरंत पैसे दे दिए। हमने हाथ मिलाया और उसने कहा, आपसे व्यापार करके अच्छा लगा, मोहम्मद। मैंने कभी इस व्यक्ति को अपना पहला नाम नहीं बताया। मैं कभी अपना पहला नाम नहीं बताता। उसके लिए मेरा पहला नाम जानना नामुमकिन था। हालांकि यह कभी पुष्टि नहीं हुई कि यह वास्तव में एक MI5 ऑपरेशन था या नहीं, लेकिन बाद में एमवाजी ने केज से गुहार लगाई कि कथित उत्पीड़न बहुत ज्यादा है, यहां तक कि उसने आत्महत्या करने तक के बारे में सोचा। उद्धरण समाप्त। कभी कभी लगता है मैं चलता फिरता मुर्दा हूं। डर यह नहीं कि वे मार देंगे, बल्कि डर है कि एक दिन इतनी गोलियां खा लूंगा कि हमेशा के लिए सो जाऊं। मैं इन लोगों से दूर जाना चाहता हूं। उदाहरण समाप्त। संभावना है कि MI5 ने EMWA ZMI पर एक कंट्रोल ऑर्डर जारी किया था, जो कि यूनाइटेड किंगडम में 2005 के आतंकवाद रोकथाम अधिनियम के तहत पेश की गई एक कानूनी व्यवस्था है। इसे गृह सचिव द्वारा लागू किया जाता है और यह खुफिया एजेंसियों को उन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है जिन पर आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल होने का संदेह होता है, भले ही उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत न हो। ऐसी व्यवस्थाओं के उदाहरणों में आमतौर पर कर्फ्यू, प्रिवेंशन ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग शामिल हैं, या फिर संचार, आवाजाही और यात्रा पर गुप्त प्रतिबंध, साथ ही रोजगार और अन्य लक्षित व्यक्तियों के साथ संबंधों पर भी सीमाएं लगाई जाती हैं। फिर भी इसके बावजूद एमवाजी ने कानूनी रूप से अपना नाम डीड पोल के जरिए मोहम्मद अलायान में बदल लिया और MI5 की नाक के नीचे से देश से भाग निकला। वह जनवरी 2012 के बाद किसी समय तुर्की गया और फिर दक्षिणी तुर्की सीमा के रास्ते सीरिया में प्रवेश कर गया। यह सबसे अधिक संभावना है कि लंदन के इस्लामी चरमपंथी नेटवर्क के संपर्कों द्वारा इसमें सहायता या सुविधा प्रदान की गई थी। परिवार और दोस्तों को उसने बताया कि वह तुर्की में एक मानवतावादी संगठन के राहत कार्य में शामिल है। हालांकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। अजीब बात है कि बीटल्स वह नाम था जो पश्चिमी बंधकों ने ISIS द्वारा सीरिया में पकड़े जाने पर दिया था। यह 4 ब्रिटिश इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों को अलग पहचान देने के लिए था, जो एक आतंकवादी सेल का हिस्सा थे। यह समूह निर्दोष नागरिकों की हिरासत, यातना और हत्या में शामिल था, जिनमें पत्रकार और सहायता कार्यकर्ता भी शामिल थे। अनौपचारिक रूप से इन्हें ब्रिटिश 1960 के दशक के बैंड के असली सदस्यों जॉन, पॉल, जॉर्ज और रिंगो के नाम पर उपनाम दिया गया था, लेकिन असलियत में वे इस प्रकार थे। अलेक्जेंडर इमोन कोटे या जॉर्ज वेस्टमिंस्टर लंदन के एक 31 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक थे। उन्होंने अपने गृहनगर में कट्टरपंथी बनने से पहले ड्रग्स का कारोबार किया था और छोटी मोटी चोरी में भी शामिल रहे थे। कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस या SDF द्वारा 2018 में पकड़े जाने के बाद कोटे को 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था और 2022 में उन्होंने कई आरोपों, जिनमें बंधक बनाना और हत्या की साजिश शामिल है, को स्वीकार कर लिया।
उन्हें अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जहां वे आज भी हैं। अगले हैं। हालांकि उपनामों को लेकर कुछ भ्रम है, लेकिन माना जाता है कि रिंगो 26 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक एल शफी एल शेख थे, जो एक सूडानी प्रवासी थे और 2010 के बाद किसी समय अपनी कनाडाई इथियोपियाई पत्नी के साथ लंदन से सीरिया चले गए थे। उन्हें 24 जनवरी 2018 को कोटे के साथ नागरिक शरणार्थी बनकर छुपने पर पकड़ा गया था। एल शेख को भी इसी तरह बिना पैरोल की संभावना के 8 उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तीसरे जिहादी, जिन्हें पॉल के नाम से जाना जाता है, वे भी एक ब्रिटिश नागरिक थे और कोटी की तरह उनके खिलाफ वेस्ट लंदन में ड्रग्स और हथियारों के अपराधों के लिए पहले से ही सजा हो चुकी थी। 31 वर्षीय आयन लेस्ली डेविस। जुलाई 2013 में सीरिया पहुंचे आयन लेस्ली डेविस ने उस सेल में छोटी भूमिका निभाई, लेकिन 2015 में तुर्की में आतंकवाद के आरोप में कोब में गिरफ्तार हुए। अगस्त 2022 में यूके भेजे गए और 2023 में 8 साल की सजा मिली। 23 पश्चिमी बंधकों में से जो लोग उस सेल के हाथों कैद से बचने में भाग्यशाली रहे, उन्होंने जिहादियों द्वारा की गई भयानक क्रूरता, यातना और सैडिज्म के कृत्यों का वर्णन किया और उनकी अत्यधिक बर्बरता के कारण उन्हें अपने आईएसआईएस अपहरणकर्ताओं में सबसे बुरा बताया। जिहादियों ने उद्धरण खुलेआम डींग मारी कि उन्होंने इतनी ज्यादा कमाई कर ली है कि अब वे कुवैत या कतर में रिटायर होकर रह सकते हैं। जब भी बीटल्स आते थे तो किसी न किसी तरह की शारीरिक पिटाई या यातना जरूर होती थी। उद्धरण समाप्त। यह आमतौर पर लंबे समय तक हमले, टेजर से इलेक्ट्रिक शॉक देना, वाटरबोर्डिंग, नकली फांसी और हैरान करने वाली बात यह है कि एक अमेरिकी बंधक की नकली सूली पर चढ़ाने जैसी यातनाओं के रूप में दी जाती थी। सीरिया के पश्चिमी रक्का में कहीं छोटी गंदी कोठरियों में कैद। एक समय ऐसा आया जब बीटल्स की बर्बरता और बेरहम हिंसा इतनी क्रूर थी कि आईएसआईएस कमांडरों ने उन 4 जिहादियों को पूरी तरह से पहरेदारी से हटा दिया। इस्लामिक स्टेट की बर्बरता के चरम पर ये 4 ब्रिटिश जिहादी उन वीडियो की एक श्रृंखला में दिखाई दिए, जिनमें उन्होंने अपने कब्जे में लिए गए कुछ पश्चिमी बंधकों का सिर कलम करते हुए दिखाया। आईएसआईएस द्वारा प्रचार के लिए फिल्माए और वितरित किए गए इन वीडियो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा बटोरी और उन निर्दोष विदेशी नागरिकों की दुर्दशा को उजागर किया, जिन्हें सीरिया और इराक में मानवीय, पत्रकारिता या संविदात्मक कार्य करते समय अगवा कर लिया गया था। फिर से आईएसआईएस के सिर कलम करने वाले वीडियो बहुत परेशान करने वाले हैं। इन्हें ऑनलाइन देखने का प्रयास न करें। धन्यवाद। जेम्स फोली, एक 40 वर्षीय अमेरिकी पत्रकार जिनका जीवन और काम दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में सच्चाई बताने की प्रतिबद्धता का प्रतीक था, जिहादी जॉन के पहले जात शिकार थे। अक्टूबर 18, 1973 को इलिनॉय, यूएसए में डायन और जॉन फोली के यहां जन्मे जेम्स फोली 5 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जो गहराई से धार्मिक और समुदाय प्रधान था, और यही मूल्य फोली के बाद के मानवीय कार्यों को गहराई से प्रभावित करने वाले थे। पत्रकारिता में आने से पहले फोली ने टीच फॉर अमेरिका के लिए शिक्षक के रूप में काम किया था और जेलों में पढ़ना लिखना सिखाया था। यह अनुभव भी उनकी हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति सहानुभूति को और गहरा करने वाला था। 2012 तक वह अनुभवी युद्ध संवाददाता बन गए थे, जिन्होंने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया से रिपोर्टिंग की थी। अपहरण से पहले उन्हें लीबिया में गद्दाफी समर्थक बलों द्वारा 34 दिनों तक कैद में रखा गया था, लेकिन जब वे अमेरिकी समाचार संस्था ग्लोबल पोस्ट और फ्रांसीसी समाचार एजेंसी फ्रांस प्रेस के लिए काम कर रहे थे, तब उनका अपहरण उत्तरी सीरिया में 22 नवंबर 2012 को ब्रिटिश पत्रकार जॉन कैंटली के साथ कर लिया गया। आईएसआईएस की 2 साल की कैद के दौरान उनके साथियों ने बताया कि फोली उनके लिए ताकत और सांत्वना थे। वे प्रार्थना और बातचीत से कैदियों का मनोबल बढ़ाते थे।
हालांकि अपनी राष्ट्रीयता के कारण वे अक्सर क्रूरता का मुख्य निशाना बनते थे। इस दौरान आईएसआईएस ने फोली के परिवार, ग्लोबल पोस्ट और बराक ओबामा की सरकार से उनकी रिहाई के लिए 132 मिलियन की मांग की, जो एक अत्यधिक फिरौती थी और जिसे पूरा किया जाना संभव नहीं था। 19 अगस्त 2014 को आईएसआईएस ने अमेरिका के लिए एक संदेश नामक वीडियो जारी किया, जिसमें जेम्स फोली की सिर काटने की घटना थी। इसमें काले कपड़ों में मोहम्मद एमवाजी ने यह कृत्य किया और चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने इराक में हवाई हमले नहीं रोके तो अन्य बंधकों को भी मार देगा। दूसरे शिकार स्टीफन सॉटलॉफ एक 31 वर्षीय अमेरिकी इजरायली पत्रकार थे, जिन्होंने टाइम और फॉरेन पॉलिसी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं के लिए फ्रीलांसिंग की थी और जिन्हें मध्य पूर्वी राजनीति की उनकी समझ और दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया जाता था। सॉटलॉफ ने 2013 में इजरायल की यात्रा के बाद सीरिया में प्रवेश किया था, लेकिन उन्हें 4 अगस्त को अलेप्पो में पकड़ लिया गया, जिसे माना जाता है कि यह उन लोगों की अंदरूनी गद्दारी थी जो उन्हें देश में चुपचाप ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। सॉटलॉफ की यहूदी विरासत और इजरायली नागरिकता उनकी कैद के दौरान छुपाई गई थी, क्योंकि इससे उनकी जान को ज्यादा खतरा हो सकता था। ठीक 1 साल बाद 2 सितंबर 2014 को एमवाजी एक बार फिर वीडियो अ सेकेंड मैसेज टू अमेरिका में कैमरे पर दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने स्टीफन सॉटलॉफ का सिर कलम करने से पहले कहा, उद्धरण, इस्लामिक स्टेट के प्रति घमंडी विदेशी नीति उनकी यानी ओबामा की अमरली, जामा और मोसुल डैम में बमबारी जारी रखने की जिद। तुमने, ओबामा, एक बार फिर अपनी हरकतों से एक और अमेरिकी नागरिक की जान ले ली है, तो जैसे तुम्हारी मिसाइलें हमारे लोगों पर हमला करती रहेंगी, वैसे ही हमारी छुरी तुम्हारे लोगों की गर्दन पर चलती रहेगी। उद्धरण समाप्त। 2 ब्रिटिश नागरिक एमवाजी की अगली भयानक मौतों का शिकार बने। 44 वर्षीय डेविड हेंस और 47 वर्षीय एलन हेनिंग दोनों सहायता कार्यकर्ता थे, जो पीड़ित सीरियाई नागरिकों को चिकित्सा सामग्री और भोजन पहुंचा रहे थे। मार्च 2013 में तुर्की सीमा के पास हेंस और दिसंबर में अलेप्पो में हेनिंग का अपहरण हुआ था। 2 बच्चों के पिता हेंस ने सहायता कार्य शुरू करने से पहले रॉयल एयर फोर्स में सेवा दी थी। उन्होंने 1999 में कई मानवीय संगठनों के साथ काम किया, जो यूगोस्लाविया, मध्य अफ्रीका, लीबिया, दक्षिण सूडान और सीरिया में विस्थापित लोगों की मदद कर रहे थे। वे एजेंसी फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और नॉन वायलेंट पीस फोर्स जैसी संस्थाओं के साथ भी जुड़े थे। सीरियाई शरणार्थी संकट से प्रभावित होकर हेनिंग, जो सॉल्फोर्ड के पूर्व टैक्सी ड्राइवर और 2 बच्चों के पिता थे, एक सहायता संगठन में इमरजेंसी एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में शामिल हुए थे। 26 दिसंबर को उनके काफिले पर आईएसआईएस लड़ाकों ने घात लगाकर हमला कर दिया। 13 सितंबर 2014 को हैंस की हत्या का वीडियो जारी करते हुए फोली और सॉटलॉफ की तरह उसे भी एक पहले से लिखी गई आईएसआईएस प्रचार भाषण पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, इससे पहले कि एमवाजी, जो फिर से सिर से पैर तक काले कपड़ों में था, ने घोषणा की, अगर आप डेविड कैमरन इस्लामिक स्टेट से लड़ने की जिद करते हैं तो आप भी अपने मालिक ओबामा की तरह अपने लोगों का खून अपने हाथों पर लेंगे। उद्धरण समाप्त। हेनिंग की भयावह हत्या का वीडियो 3 अक्टूबर 2014 को ऑनलाइन सामने आया। एमवाजी का आखिरी शिकार 26 वर्षीय अमेरिकी सहायता कार्यकर्ता पीटर कसिग, स्पेशल इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंस यानी सेरा के संस्थापक थे, जो एक गैर सरकारी संस्था थी और लेबनान व सीरिया के कैंपों में खाना, कपड़े, दवाइयां और सहायता पहुंचाती थी। आईएसआईएस द्वारा 1 अक्टूबर 2013 को पकड़े गए कसिग ने कैद के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके साथ जॉन कैंटली और फ्रेंच बंधक निकोलस भी थे, जो सौभाग्यशाली रहे कि बच गए। अब्दुल रहमान कसिग नाम अपनाने के बाद उनके माता पिता ने जोर देकर कहा कि यह धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं था और वह पहले से ही कुछ समय से इसके बारे में सोच रहे थे। आईएसआईएस ने अंतिम वीडियो 16 नवंबर 2014 को जारी किया,
जिससे अब एमवाजी के हाथों मरने वालों की संख्या 5 हो गई। जिहादी जॉन की पहचान करना। जैसा कि अब प्रेस भी एमवाजी को कहने लगी थी, सभी आतंकवाद विरोधी और खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इनमें ब्रिटेन की MI5, MI6 GCHQ और स्कॉटलैंड यार्ड, साथ ही अमेरिका की FBI, CIA और NSA शामिल थीं। हालांकि उसका चेहरा छुपा हुआ था और केवल उसकी आंखें दिख रही थीं, एमवाजी की ब्रिटिश लहजे वाली अंग्रेजी सबसे स्पष्ट सुराग थी। फांसी के वीडियो से जुटाए गए सामान्य डेटा के साथ, जिसमें कद, शरीर की बनावट और आसपास के दृश्य से मिलने वाले किसी भी भौगोलिक संकेत शामिल थे। वीडियो में एमवाजी को चमड़े की कंधे की होल्स्टर पहने दिखाया गया है, जिसमें उसकी बाईं बगल के नीचे पिस्तौल है, जो दाहिने हाथ के व्यक्ति के लिए होती है। फिर भी सभी क्लिप्स में उसे चाकू अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए देखा जा सकता है। यह एक ऐसी बात थी जिसने विश्लेषकों को हैरान कर दिया। सूक्ष्म जांच तकनीकों का उपयोग करते हुए खुफिया एजेंसियों ने उस मायावी हत्यारे की तलाश में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। इसमें निम्नलिखित शामिल है: ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मानव स्रोतों से जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है। जानकारी खुले तौर पर एकत्र की जा सकती है, जैसे एजेंसियां गवाहों या संदिग्धों से पूछताछ करें, या यह गुप्त या छुपे हुए तरीकों से या जासूसी के माध्यम से भी किया जा सकता है। सिग्नल इंटेलिजेंस या सिग्नल इंटेलिजेंस वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हैं जिन्हें जहाज, विमान, जमीनी ठिकानों या उपग्रहों से एकत्र किया जाता है और अक्सर यह दो पक्षों के बीच संचार इंटरसेप्ट करने से जुड़ा होता है। फोटो इंटेलिजेंस या फोटोग्राफिक इंटेलिजेंस इमेजरी इंटेलिजेंस और भूस्थानिक जानकारी के एकीकरण के माध्यम से तैयार की जाती है, जिसे अक्सर हाईटेक उपग्रहों द्वारा एकत्र किया जाता है और टोपोग्राफिकल, रणनीतिक या सामरिक महत्व के लिए विश्लेषित किया जाता है। और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जो आमतौर पर उपलब्ध सूचनाओं और स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाता है, जिसमें मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, पेशेवर और शैक्षणिक रिकॉर्ड, पेपर, सम्मेलन, पेशेवर संघ और अन्य सार्वजनिक डेटा, सरकारी रिपोर्ट, जनसांख्यिकी, सुनवाई, भाषण आदि से प्राप्त जानकारी शामिल है। सभी संबंधित एजेंसियों ने इन इंटेलिजेंस के कम से कम एक, अगर सभी नहीं तो रूपों पर निर्भर किया होगा, जैसे कि निष्पादन वीडियो के रेगिस्तानी परिवेश का टोपोग्राफिकल डेटा के लिए विश्लेषण करना, इंटरसेप्ट किए गए फोन या रेडियो कॉल्स के साथ वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, सरकारी जनगणना या बायोमेट्रिक डेटा का सहारा लेना, और सीरिया में जमीनी स्तर पर अपने स्रोतों, मुखबिरों या एजेंसी के ऑपरेटिव्स से आमने सामने इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। 26 फरवरी 2015 को सुवाद मेखेनत और एडम गोल्डमैन, जो दोनों वॉशिंगटन पोस्ट के खोजी पत्रकार हैं, ने सार्वजनिक रूप से जिहादी जॉन की पहचान मोहम्मद एमवाजी के रूप में की। हालांकि उसकी पहचान यूके सरकार को पहले ही पिछले साल सितंबर में पता चल चुकी थी, इससे पहले कि हेनिंग या कासिक की हत्या भी हुई थी। एमवाजी के पिता जासिम ने बेटे की संलिप्तता से इनकार किया और ब्रिटिश सरकार को निगरानी व परेशान करने के लिए उसे कट्टरपंथी बनाने का दोषी ठहराया। बाद में उन्होंने माना कि वीडियो में दिखा आदमी शायद उनका बेटा है। शर्मिंदगी में उन्होंने उसे कुत्ता, जानवर और आतंकवादी कहा। परिवार ने जल्दी ही सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लिया। उन्हें मीडिया की कड़ी निगरानी और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ा और परिवार के ठिकाने और विश्वासों को लेकर विरोधाभासी रिपोर्टें सामने आईं। कुछ लोगों का दावा था कि परिवार कुवैत लौट गया है, जहां उनसे पूछताछ की गई और अब भी स्थानीय अधिकारियों द्वारा उन पर निगरानी रखी जा रही है। फिर भी पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का लंबा हाथ जिहादी जॉन पर पड़ने ही वाला था। 12 नवंबर 2015 को एक ब्रिटिश और 2 अमेरिकी मानव रहित हवाई वाहन या यूएवी, जो सीरिया के रक्का शहर के ऊपर हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे, उन्होंने अपने विस्फोटकों का भार गिराया। उनके शब्दों में, उन्होंने एमवाजी और 3 अन्य ISIS लड़ाकों को उस समय उड़ा दिया
जब वे एक इमारत से बाहर निकलकर एक कार की ओर जा रहे थे। यह कहा जा सकता है कि जिस पल कभी महत्वाकांक्षी, देखभाल करने वाले और बेहद शर्मीले युवा मोहम्मद एमवाजी ने कट्टरपंथ की राह पर कदम रखा और अंततः जिहाद की ओर बढ़ा, उसके अपने शब्दों में वह एक चलता फिरता मुर्दा बन चुका था।